pointing to a girl in a photograph. Mr. Amar said her mother's brother is the only son of my mother's father. How is the girl's mother related to Amar? तो वो होगी मदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा ये 18। रवि एंड मोहित और टॉकिंग स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ ए रोड इन द इवनिंग। शाम की बात है। तो शाम के टाइम सूरज कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है। ईस्ट से निकलता है बट वेस्ट में छुपता है, तो वेस्ट में होगा सन। ओके, उसके सामने ये लोग खड़े हुए हैं और एक दूसरे की तरफ बैक किए हुए हैं। रवि शेडो, रवि की जो शेडो है वो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, उसकी लेफ्ट की तरफ है। इसका मतलब सन जो है उसके राइट से आ रहा है और वो जो है कहना चाहिए साउथ की तरफ मुंह करके वो खड़ा हुआ है। तो जो मोहित है दूसरा बंदा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली नॉर्थ की तरफ होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर है 19। और देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, डीआई का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पाई चार्ट, यहाँ पे आपको बताया गया कि जो टोटल ट्विस्ट गए हैं हमारे वेरियस रीजन में वो कुछ इस ढंग से डिवाइडेड हैं। 2/5 गए हैं यूएस और एशियन कंट्रीज में गए 1/4, 1/5 गए हैं यूरोप में, अदर्स 3/20 गए हैं दूसरे कंट्रीज में। और यहाँ पे एज वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए सवाल क्या कहता है। If among the other Australian accounted for 5% of the total Indian tourist, ऑस्ट्रेलिया में 5% टूरिस्ट गए हैं टोटल के। एंड इट इज नोन दैट, और ये भी पता चला है कि ये जो टोटल टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो 4.5 लाख हैं, 4,50,000 है ये, ठीक है, जो कि सिर्फ 5% है। तो ऑब्वियसली टोटल जो टूरिस्ट होंगे वो तो आपके 90 लाख होंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा है द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वर इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर्स। नंबर, अब ये 15% होंगे, 15%। ये नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो गए हैं वो कितने हैं, ये पूछा कि टोटल जो 30 से 40 की एज ग्रुप में है वो कितने टूरिस्ट हैं। तो ऑब्वियसली वो 15% है। 90 का अगर हम 15% करेंगे तो ये आपका 13.5 लाख होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ इस ढंग से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अब इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो डेटा यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, if you are also told that the number of tourists to Europe is at least 3 times the number of tourists to UK और उसमें जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उनका नंबर जो है 1 और 3 का रेशियो रखता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट टू यूके, तो यूके में कितने टूरिस्ट गए होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कितने लोग गए हैं। तो ये तो हमें पता चलेगा कि 90 लैक्स टोटल हमारे टूरिस्ट थे, और उसका 1/5 गए हैं टोटल यूरोप और यूके मिला करके 1/5। तो 90 लैक्स का 1/5 कितना हो जाएगा भाई? 5 से आप इसको डिवाइड कर दो, 90 लैक्स को आप 5 से डिवाइड कर दो, ये होगा 9,000, 90,000 और ये हो जाएगा अपन 90 लैक्स। इसको आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 पे 0 कितने लग जाएंगे? 1 2 3 4 5, 3 4 और 5, तो 18 लैक्स टोटल गए हैं यूरोप। और उनमें जो यूरोप और यूके का रेशियो है वो है 3:1, मतलब इन्हें आप 4 हिस्सों में बांटिए और एक हिस्सा यूके जाएगा, ठीक है। तो 18 का 1/4, 18 लाख का 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4,50,000। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, JNU इज रिटन एज दिस देन पूसा विल बी रिटन एज, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इसको बाद में देखेंगे डिटेल में। 22 देखिए, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज ऑफ 1970, तो ये आएगा 1981 होता है सेम कैलेंडर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन गलत है। A and B have incomes in the ratio of 5:3, expenses of A, B and C are in the ratio of this and this। तो यहाँ पे क्या हो गया लफड़ा, ये 5:8 के बदले 8:5:2 का अगर ये रेशियो होता 8:5 और 2, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसको भी हम नहीं करा रहे हैं, बाद में डिटेल में इसको हम कराएंगे जरूर। आपको सारे क्वेश्चन हम डिटेल में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 देखिए, इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं, तो टोटल 450 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर सही हो जाए सबके सब क्वेश्चन तो। क्लियर, ये है आपका मैक्सिमम मार्क्स 450 मैक्सिमम मार्क्स। ओके, गलत आंसर होने पे क्या हो रहा है कि 2 नंबर काट दिए जा रहे हैं। आफ्टर अटेंडिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस स्टूडेंट गॉट ए टोटल 387 मार्क्स, 387 मार्क्स जो है टोटल मिले हैं बच्चे को टोटल क्वेश्चन करने के बाद। उसके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं, वो गलत क्वेश्चन कितने और सही कितने हैं ये पता करना है।
क्लियर। तो ऑप्शन में चलते हैं। सपोज ये आंसर सही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो 81 सवाल उसके सही हो गए और 81 इंटू 5 उसके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 405 मार्क्स उसके पास आ जाने चाहिए। लेकिन आ रहे हैं 387, तो 9 क्वेश्चन चूंकि गलत माने हमने, तो 9 इंटू 2 18 मार्क्स कम कर दो आप इसमें से। तो 18 अगर कम करोगे आप तो ये आ जाएगा 387। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर हमारा सही है। ठीक है जी। तो चूंकि आंसर सही है तो टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत कतई नहीं है। अच्छा ये सवाल देखिए, ये हमें गलत लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आंसर इसका सही है तो प्लीज जरूर कमेंट करें। दूसरा सवाल कंफर्म ये है कि ये भी गलत। दो अब तक हम पूरी तरह गलत बता चुके हैं, तीसरे में भी हमें शक है, जो कि हिस्ट्री का हमने बताया था। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इसको अप्रूव करती है फाइनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो 27 को आप देखिए, स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो सकते हैं। थ्री बैंक्स आर बेस्ड, दीज बैंक्स आर बेस्ड ऑन द पाथ शोम कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा पहला सही है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए, टी बेस्ट ग्रोज इन आसाम, दार्जिलिंग एंड जलगाईपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। व्हाट आर द यूनिकनेस ऑफ दिस रीजन, दिस सूट्स दिस क्रॉप, दैट सूट दिस क्रॉप। इस क्रॉप के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है ये बताना है। तो इट हैज ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हाँ ये जरूरी है। ठीक है, बट दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरे साल बारिश चाहिए होती है ऐसे केस में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, और दूसरा सही नहीं है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली कौन सा स्टेटमेंट आपका देखिए यहाँ पे दिए होंगे, ये फोर्थ स्टेटमेंट आप देखिए, रग टोपोग्राफी ऑफ द रिलीफ नियर द हिमालयन फुट हिल्स। तो फुट हिल्स की यहाँ पे बात करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि फुट हिल्स पहाड़ की तलहटी के पास, क्योंकि ये पहाड़ की ढलानों पर होती है चाहे, तो आई गेस ये भी गलत है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो 20 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि दूसरा और चौथा सही नहीं है। 29वां सवाल देखेंगे आप, तो ये हालांकि अच्छा सवाल था, थोड़ा डेप्थ में आकर के था, बट अच्छा सवाल था। इनको सबको आप मैच करेंगे तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले का हो जाएगा सी, ये हमारा INS विक्रमादित्य जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, बाकी आप मैच कर लेना अकॉर्डिंगली। अब इसमें हम क्या और टाइम इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड फोर्टिफिकेशन। तो पहला सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर इन इम्प्लीमेंटिंग ए पब्लिक पॉलिसी इज। तो देखिए, कोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन से मतलब नहीं होता, वो तो जो कोई झगड़ा आता है, डिस्प्यूट आता है, या लॉ कोई आता है उसके सामने, तो उसको रिव्यू कर सकता है। लेजिस्लेचर का काम होता है मेन कि वो उसको बना दे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उसको एग्जीक्यूट करे। यहाँ सीधे एग्जीक्यूटिव नहीं दिया, नौकरशाही उसके बदले दिया है, तो ब्यूरोक्रेसी भी एग्जीक्यूटिव का ही कहना चाहिए पार्ट होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो काफी हद तक ठीक सवाल था। हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, तो ये थे आपके जॉन लॉक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द आर ट्रू रिगार्डिंग द टर्म फोर्स मेजर। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो आपके यहाँ पे पूरे फिट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और दूसरा कहता है इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, तो ये सही नहीं है। MSME ने, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इसको लॉन्च किया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन एन इंडिविजुअल क्विट्स हिज हर जॉब एंड डिसाइड्स टू स्टे एट होम फॉर ए व्हाइल द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज, क्या होता है ये। तो ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, with reference to the currency swap facility consider the following statement। करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। 37 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मदर फंड और फंड ऑफ फंड स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम।
तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे भाई सही होंगे? पहला यहाँ सही होगा, ओनली वन स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल परचेज मेजॉरिटी ओनरशिप इन एमएसएमई, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच एक्ट प्रोवाइडेड द राइट टू वोट वुमेन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ये। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट में से सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रैपिडली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन नहीं समर सीजन में बढ़ते हैं ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी तीन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए फोटोग्राफ, मिस तमर said her mother's brother is the only son of my mother's father, how is the girl's mother related to अमर, तो वो होगी मदर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा ये 18, रवि एंड मोहित और टॉकिंग स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ ए रोड इन द इवनिंग, शाम की बात है, तो शाम के टाइम सूरज कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है, ईस्ट से निकलता है बट वेस्ट में छुपता है, तो वेस्ट में होगा सन। ओके, उसके सामने ये लोग खड़े हुए हैं और एक दूसरे की तरफ बैक किए हुए हैं। रवि शेडो, रवि की जो शेडो है वो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, उसकी लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब सन जो है उसके राइट से आ रहा है और वो जो है कहना जी साउथ की तरफ मुंह करके वो खड़ा हुआ है, तो जो मोहित है दूसरा बंदा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली नॉर्थ की तरफ होगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर है 19, और देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, ईडीआई का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पाई चार्ट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो टोटल टूरिस्ट गए हैं हमारे वेरियस रीजन में वो कुछ इस ढंग से डिवाइडेड हैं। 2/5 गए हैं यूएस और एशियन कंट्रीज में गए 1/4, 1/5 गए हैं यूरोप में, अदर 3/20 गए हैं दूसरे कंट्रीज में। और यहाँ पे एज वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए सवाल क्या कहता है, इफ अमंग द अदर ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेड फॉर 5% ऑफ टोटल इंडियन टूरिस्ट, ऑस्ट्रेलिया में 5% टूरिस्ट गए हैं टोटल के, एंड इट इज नोन दैट, और ये भी पता चला है कि ये जो टोटल टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो 4.5 लाख है, 4,50,000 है ये, ठीक है, जो कि सिर्फ 5% है, तो ऑब्वियसली टोटल जो टूरिस्ट होंगे वो तो आपके 90 लाख होंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा है द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वर इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर्स, नंबर अब ये 15% होंगे, 15%, ये नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो गए हैं वो कितने हैं, ये पूछा कि टोटल जो 30 से 40 की एज ग्रुप में है वो कितने टूरिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली वो 15% है। 90 का अगर हम 15% करेंगे तो ये आपका 13.5 लाख होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ इस ढंग से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अब इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो डेटा यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, if you are also told that the number of tourists to Europe is at least 3 times the number of tourists to UK और उसमें जाने वाले टूरिस्ट हैं उनका नंबर जो है 1 और 3 का रेशियो रखता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट टू यूके, तो यूके में कितने टूरिस्ट गए होंगे? चलिए देखते हैं इसमें कितने लोग गए हैं। तो ये तो हमें पता चलेगा कि 90 लैक्स टोटल हमारे टूरिस्ट थे, और उसका 1/5 गए हैं टोटल यूरोप और यूके मिला करके 1/5, तो 90 लैक्स का 1/5 कितना हो जाएगा भाई? 5 से आप इसको डिवाइड कर दो, 90 लैक्स को आप 5 से डिवाइड कर दो, ये 9,000, 90,000 और ये हो जाएगा 90 लैक्स। इसको आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 पे 0 कितने लग जाएंगे? 1 2 3 4 5, 3 4 और 5, तो 18 लैक्स टोटल गए हैं यूरोप, और उनमें जो यूरोप और यूके का रेशियो है वो है 3:1, मतलब इन्हें आप 4 हिस्सों में बांटिए और एक हिस्सा यूके जाएगा, ठीक है। तो 18 का 1/4, 18 लाख का 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4,50,000। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, JNU इज रिटन एज दिस देन पूसा विल बी रिटन एज, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, इसको बाद में देखेंगे डिटेल में। 22 देखिए, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज ऑफ 1970, तो ये आएगा 1981 होता है सेम कैलेंडर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन गलत है, A and B have incomes in the ratio of 5:3, expenses of A, B and C are in the ratio of this and this, तो यहाँ पे क्या हो गया लफड़ा, ये 5:8 के बदले 8:5:2 का अगर ये रेशियो होता 8:5 और 2, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसको भी हम नहीं करा रहे हैं, बाद में डिटेल में इसको हम कराएंगे जरूर।
आपको सारे क्वेश्चन हम डिटेल में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 देखिए, इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन 90 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं, तो टोटल 450 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर सही हो जाए सबके सब क्वेश्चन तो। क्लियर? ये है आपका मैक्सिमम मार्क्स 450 मैक्सिमम मार्क्स। ओके, गलत आंसर होने पे क्या हो रहा है कि 2 नंबर काट दिए जा रहे हैं। आफ्टर अटेंडिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस स्टूडेंट गॉट ए टोटल 387 मार्क्स, 380 मार्क्स जो है टोटल मिले हैं बच्चे को टोटल क्वेश्चन करने के बाद। उसके कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, वो गलत क्वेश्चन कितने और सही कितने हैं ये पता करना है। क्लियर? तो ऑप्शन में चलते हैं। सपोज ये आंसर सही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो 81 सवाल उसके सही हो गए और 81 इंटू 5 उसके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 405 मार्क्स उसके पास आ जाने चाहिए, लेकिन आ रहे हैं 387। तो 9 क्वेश्चन चूंकि गलत माने हमने, तो 9 इंटू 2 18 मार्क्स कम कर दो आप इसमें से, तो 18 अगर कम करोगे आप तो ये हो जाएगा 387। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर हमारा सही है। ठीक है जी, तो चूंकि आंसर सही है तो टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत कतई नहीं है। अच्छा, ये सवाल देखिए, ये हमें गलत लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आंसर इसका सही है तो प्लीज जरूर कमेंट करें। दूसरा सवाल कंफर्म ये है कि ये भी गलत, 2 अब तक हम पूरी तरह गलत बता चुके हैं, तीसरे में भी हमें शक है, जो कि हिस्ट्री का हमने बताया था। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये इसको अप्रूव करती है फाइनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो 27 को आप देखिए, स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो सकते हैं। 3 banks are based, these banks are based on the path shown committee on financial inclusion, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा पहला सही है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए, टी बेस्ट ग्रोज इन आसाम, दार्जिलिंग एंड जलगाईपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, व्हाट आर द यूनिकनेस ऑफ दिस रीजन, दिस सूट्स दिस क्रॉप, दैट सूट दिस क्रॉप, इस क्रॉप के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है ये बताना है। तो इट हैज ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हाँ ये जरूरी है, ठीक है, बट दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरे साल बारिश चाहिए होती है ऐसे केस में, तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। और दूसरा सही नहीं है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली कौन सा स्टेटमेंट आपका देखिए यहाँ पे दिए होंगे, ये फोर्थ स्टेटमेंट आप देखिए, रग टोपोग्राफी ऑफ द रिलीफ नियर द हिमालयन फुट हिल्स, तो फुट हिल्स की यहाँ पे बात करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि 4 फुट हिल्स पहाड़ की तलहटी के पास, क्योंकि ये पहाड़ के ढलानों पर होती है चाहे, तो आई गेस ये भी गलत है, तो 1/3 आपका सही हो जाएगा, तो 20 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि दूसरा और चौथा सही नहीं है। 29वां सवाल देखेंगे आप, तो ये हालांकि अच्छा सवाल था, थोड़ा डेप्थ में आकर के था, बट अच्छा सवाल था, इसको सबको आप मैच करेंगे तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले का हो जाएगा सी, ये हमारा INS विक्रमादित्य जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, बाकी आप मैच कर लेना अकॉर्डिंगली, अब इसमें हम क्या और टाइम इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड फोर्टिफिकेशन, तो पहला सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर इन इम्प्लीमेंटिंग ए पब्लिक पॉलिसी इज, तो देखिए कोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन से मतलब नहीं होता, वो तो जो कोई झगड़ा आता है, डिस्प्यूट आता है या लॉ कोई आता है उसके सामने, तो उसको रिव्यू कर सकता है। लेजिस्लेचर का काम होता है मेन कि वो उसको बना दे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उसको एग्जीक्यूट करे। यहाँ सीधे एग्जीक्यूटिव नहीं दिया, नौकरशाही उसके बदले दिया है, तो ब्यूरोक्रेसी भी एग्जीक्यूटिव का ही कहना चाहिए पार्ट होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी हद तक ठीक सवाल था। हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, तो ये थे आपके जॉन लॉक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू रिगार्डिंग द टर्म फोर्स मेजर, तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो आपके यहाँ पे पुटेंस फिट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैंपियंस पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और दूसरा कहता है इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, तो ये सही नहीं है, MSME ने, मिनिस्ट्री ऑफ MSME
ने इसको लॉन्च किया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन एन इंडिविजुअल क्विट्स हिज हर जॉब एंड डिसाइड्स टू स्टे एट होम फॉर ए व्हाइल द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज, क्या होता है ये? तो ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विद रेफरेंस टू द करेंसी स्वैप फैसिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चूंकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। 37 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मदर फंड और फंड ऑफ फंड स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे भाई सही होंगे? पहला यहाँ सही होगा, ओनली वन स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल परचेज मेजॉरिटी ओनरशिप इन एमएसएमई, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच एक्ट प्रोवाइडेड द राइट टू वोट वुमेन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ये। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट में से सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रैपिडली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन नहीं, समर सीजन में बढ़ते हैं ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी तीन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके। नंबर 42, क्लाइमेट चेंज इज फोर्सिंग मानसून बिहेवियर बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेन डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एज पर द रिसेंट फाइंडिंग ऑफ आईपीसीसी रिपोर्ट। तो और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अल नीनो फिनोमेना डिस्टर्ब द वेदर ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन एंड द टेम्परेट रीजन। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? इसमें दोनों एक और दो दोनों सही लगते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालय। हिमालय के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, उसके बाद आपको ये ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो 1, 3 और 4, यानी कि दूसरा आपका सही नहीं है। इट्स हाइट इज नो लॉन्गर इंक्रीजिंग एज इज नो मोर टेथीज सी बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें फिर से वही बताना है फेवरेबल कंडीशन में कौन कौन सी होंगी फॉर साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस आपकी होंगी 2, 3 और 4। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग डिजीजेस। तो कहाँ पे कौन कौन सी डिजीज फैली है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले बल्कि आप कहें तो, उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जीका चाइना में नहीं फैली, चाइना से शुरू नहीं हुई थी, तो जीका को आप कैंसिल कर सकते हैं, बाकी सब सही है। तो 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड देयर पार्ट्स। दादरा नगर हवेली, तो दमन एंड दीव उसका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, तेलंगाना से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, पार्ट्स की बात कर रहा है ना, हाँ बाउंड्री शेयरिंग करने की बात कर रहा है, तो कौन कौन से आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि दादरा एंड नगर हवेली तो दमन दीव के साथ बॉर्डर शेयर करती नहीं, और ऑप्शन में कहीं पे भी अगर हम ये मान लें 2, 3 और 4 सही हैं, बाकी सब तो सही लग रहे हैं, तो कोई सूटेबल ऑप्शन है नहीं, तो आई गेस इसी को ऑप्शन माना जाएगा। फिर भी एक बार और देख लेना आप मैप में, क्या शेयर कर रहे हैं क्या दादरा एंड नगर हवेली एक दूसरे को, अगर शेयर कर रहे होंगे तो कंफर्म ही हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर डाउटफुल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, विच द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर बाउंड्री विद ईच अदर। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? ग्रीस और तुर्की तो करते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया भी करते हैं, इजिप्ट और इसराइल भी करते हैं, तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान होगा। 47 का हो जाएगा ऑप्शन आपका 80 सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग, रैपिड अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, हैवी सैंड माइनिंग एंड माइक्रो इरिगेशन। कौन कौन से इनमें से क्या करते हैं? विच आर द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड फ्लड। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और फ्लड को ये बढ़ावा देते हैं। कौन कौन? रैपिड अर्बनाइजेशन देता है, डिफॉरेस्टेशन देता है, ओके, एक और दो तो कंफर्म है, और कौन से हैं देखिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हैवी सैंड माइनिंग भी फ्लड को बढ़ावा देती है, ये तो तय है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग,
प्रोविंसेस ऑफ चाइना, तिब्बत है, जिनजियांग है, तो चलो फॉलोइंग शेयर्स द बाउंड्रीज विद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ कौन कौन बाउंड्रीज में शेयर करता है? जिनजियांग तो करता था, लेकिन पुराने नक्शे में तो करता था, नए में करता है क्या? लेकिन फिलहाल तो उनमें से कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 50, मुझे द फॉलोइंग आइलैंड नेशंस ऑफ अफ्रीका इज नियरेस्ट टू इंडिया। ओहो, ये खतरनाक सवाल दिया। मुझे द फॉलोइंग आइलैंड नेशन ऑफ अफ्रीका इज नियरेस्ट टू इंडिया। और यहाँ पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मॉरिशस करीब है या सेसल्स। एक बार इसको आप देख लेना, या तो बी या सी में से एक आंसर होगा। मे बी ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर होंगे, आइलैंड बहुत सारे आसपास होते हैं ना, एक आइलैंड कभी अकेला तो होता नहीं है शायद ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 होगा ये हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदू को हिमालयन रीजन इज कॉल्ड ए थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। चारों स्टेटमेंट करेक्ट लगते हैं इसकी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस के, तो इनमें कौन सा सही है भाई? यस, चारों में ही मैच देंगे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो कोड। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन पोलर ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वर्क बाय यूजिंग रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दोनों सही है, ये भी आपका ऑप्शन डी और सी सही हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड बाय यूजिंग ए, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट ही पता करनी है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 55, कंसर्निंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से इनमें से? तो इनमें से कोई करेक्ट नहीं लगता, सॉरी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो इसका मतलब ये कोई ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल नहीं है। ओके, लेट्स सी कि जैम इसका क्या आंसर देता है। वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए, या सबको मार्क्स इसकी मिलनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर इज अबाउट, इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, डिफेंस कोलेब्रेशन की तो यहाँ पे बात सही नहीं है, मतलब हुई नहीं कहीं, तो ये सही नहीं लगता। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद 57, विद रेफरेंस टू बीटी कॉर्डन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, अब इनकरेक्ट पूछा है ये। देखिए, बीटी कॉटन इज पेस्ट रेजिस्टेंट हर्बिसाइड टॉलरेंट, हर्बिसाइड बीटी कॉटन नहीं था, उसका एक और वैरायटी आई थी जिसको इंट्रोड्यूस करने की कंपनी ने कोशिश की थी, एच टी बीटी कॉटन कहलाती थी, एच टी बीटी, ठीक है। इस वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिसमें ये क्वालिटी भी थी। ओके, तो आप कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट अगर सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका? हाँ, तो यही इनकरेक्ट पूछा ना, तो यही आंसर बनना चाहिए आपका। ये पूरी तरह सही नहीं, पार्शियली सही स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई मिसाइल्स फिटेड इन राफेल। राफेल में कौन कौन सी मिसाइल यहाँ पे फिट हो सकती हैं? तो ये चारों जो है मिसाइल्स ये फिट हो सकती हैं राफेल में। बहुत ही खतरनाक सवाल था ये अपने आप में। विच आर द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर ए लो टैक्स जीडीपी रेशियो इन इंडिया, कौन कौन से रीजन है लो टैक्स जीडीपी रेशियो के? तो लो पर कैपिटा इनकम है, वैरायटी ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस, हाँ ये भी है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो है ही, कैश इकोनॉमी के साथ, और हाई अमाउंट ऑफ सब्सिडीज भी है, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नाउ 60 नंबर सवाल, लास्ट नंबर सवाल क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कवर्स ऑल द फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंड लेस फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, तो सारे तो नहीं है, क्योंकि तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा सही इसमें, सही पूछे ना, हाँ सही पूछे, तो पहला सही नहीं होगा, और दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप कि आपको जहाँ तक भी हम पता थे सारे आंसर सही बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही अजीब था, घटिया कह लीजिए या बहुत अच्छा कह लीजिए, जो भी कहें आप, बट आईएएस में भी इतने खतरनाक सवाल, कई सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत डेप्थ में जाकर पूछे गए हैं, और कई ऐसे हैं जिनका कोई लेवल नहीं है। ओके, एनीवे थैंक्स अलॉट। इतना तय है कि अब मेरिट जो है वो गिरेगी, ठीक। बाकी कमेंट करिए कितने कितने स्कोर आपके हुए हैं, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि एग्जैक्टली कहाँ पे कट ऑफ जाएगी। जल्दी हम इसी कट ऑफ की वीडियो भी आपको जो अंदाजे से बनेगी बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।